नमस्कार साथियों। फणीश्वरनाथ रेणु की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी बहुत से कार्यक्रम हो रहे हैं और किसी लेखक को याद करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि उसकी कृतियों पर बात की जाए, उसकी रचनाओं के पुनर्पाठ किए जाएं, कुछ नए पाठ बने, नए आयाम तैयार हों, नई दृष्टि से देखा जाए उसे। बिहार प्राचीन काल से, महाभारत काल से लेकर के भारत की स्वतंत्रता के पूर्व और स्वाधीन भारत के समय भी अनेक प्रतिरोधों की जमीन रहा है, अनेक जनांदोलनों का केंद्र रहा है। और यह जो प्रतिरोध की जमीन है, दरअसल रेणु के कथा साहित्य की भी जमीन है। तो हम इस चीज़ को पाएंगे रेणु की पहली कहानी से ही इस चीज़ को देख सकते हैं। रेणु की पहली कहानी बट बाबा 1944 में विश्वामित्र नाम के साप्ताहिक पत्र में कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी और वहाँ से ही हम उनके गहरे जन सरोकार को देख सकते हैं। वहाँ से लेकर के लगातार रेणु का संवेदनात्मक आयतन विस्तार पाता गया है और जो सबसे रेखांकित करने वाली बात है यहाँ, बहुत मुख्य बात लगती, बहुत बड़ी बात है कि जिस समय रेणु लिख रहे हैं, जिस समय रेणु कथा साहित्य में आते हैं और उनका लेखन ऊंचाइयाँ लेता है, वह समय दरअसल नई कहानी का दौर है और नई कहानी का दौर पूरी तरह मध्य वर्ग पर केंद्रित है। मध्य वर्ग की कुंठाएं हैं। बहुत दिखाई पड़ता है कि नई कहानी का लेखक मध्य वर्ग के नाम पर बहुत सीमित दायरा लेता है। जब मध्य वर्ग केंद्र में है नई कहानी के, और जब नई कहानी एक आंदोलन की तरह साहित्य में आ रहा है, अपनी जगह ले रहा है, तब रेणु गांव लेकर आते हैं। बहुत छोटा लोकेल चुनते हैं और उसे बड़ा कर देते हैं। कोई बहुत बहुत ही आसपास का दृश्य, कोई बहुत छोटा सा, बहुत ही पहली नज़र में देखने पर बहुत ही मासूम लगने वाला कोई भाव, कोई एक शेड जीवन का, कोई सुंदर सा रंग, इस तरह कुछ कोई ऐसी विसंगति, प्रेम के बहुत सारे शेड्स, कुछ ऐसा बहुत जाना पहचाना सा दृश्य चुनते हैं हमारे आसपास से और उसे बड़ा कर देते हैं। यह बड़ा कर देना यानी बहुत छोटे से दृश्य से कुछ सवालों को उठाना और उन सवालों को न सिर्फ गांव तक सीमित रहने देना, बल्कि उसे समूचे भारत के सवाल में बदल देना, ये रेणु की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसे नई कहानी में यह कहा गया कि नई संवेदना, नई कहानी में नई संवेदना की कहानियाँ आ रही हैं, जिसमें बहुत सी नई संवेदना के धरातल नामवर सिंह ने बताए भी, उसकी पहचान भी कराई। तब रेणु के पास नई संवेदना इस रूप में आ रही है। नई संवेदना का जो नयापन है वह रेणु के पास इस रूप में आ रहा है। वह जो प्रकृति, परिवेश और मनुष्य का जो पूरा समूचापन है, जिसमें उसकी क्षुद्रताएं, स्वार्थ और उदात्तता भी शामिल है, यह सारा मिल करके जिस भारत का निर्माण कर रहा है, वह रेणु लेकर आ रहे हैं। उन सवालों को लेकर आ रहे हैं जो नए बन रहे भारत के सवाल हैं, नए बन रहे हिंदुस्तान के सवाल हैं, जहाँ मोहभंग भी है, बहुत सारी और तरह के भ्रष्टाचार उदित हो रहे हैं, जहाँ तमाम छोटे और बड़े अलग अलग तरह के संघर्ष हैं,
बहुत निजी स्तर पर भी वो संघर्ष हैं, बहुत बड़े स्तर पर भी वो संघर्ष हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह रेणु इन दृश्यों को लेकर आते हैं और उनके पात्र किस तरह जिजीविषा से भरे हुए पात्र हैं। अगर मैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से शब्द थोड़ी देर के लिए उधार ले लूँ तो कहूँगी कि नानाविध अर्थ संभावनाओं से भरी हुई कथाएं, नानाविध अर्थ संभावनाओं से भरे हुए पात्र, जो कभी तो आपको पात्र लगते हैं और कभी प्रतीक बन जाते हैं। घटनाएं कभी आपको लगती हैं घटनाएं हैं और फिर कभी वे इतना बड़ा प्रतीक बना देती हैं। तो जीवन की जो सारी जटिलता है उसके बावजूद जो जीवंतता है, जीवित मानवीय संबंधों के कथाकार की तरह रेणु हमारे सामने उपस्थित होते हैं। तो यह जो उनके पात्रों की विशेषता है, यह जो उनकी कथा की विशेषता है, जो जीवन को उसके समूचेपन में देखने का आग्रह करती है, जो जीवन के किसी एक पक्ष को नहीं लेकर चलती, वो एक बड़ा विराट संसार हमारे सामने उद्घाटित करती है, विविधता के बहुत सारे रंग उद्घाटित करती है। और हम देखते हैं, मतलब यहीं पर मुझे फिर से जब उनके पात्रों की बात आती है तो मुझे फिर से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक वाक्य याद आता है कि जीवनी शक्ति ही जीवनी शक्ति को प्रेरणा देती है। रेणु के पात्र जीवनी शक्ति से भरे हुए हैं और वे जीवनी शक्ति की तरफ ही ले जाते, सारे संघर्षों के बीच से निकल करके, सारी दिक्कतों, मुश्किलों, परेशानियों के बीच से निकल करके, टकराते हुए, लहूलुहान होते हुए, झेलते हुए, कभी सबल, कभी निर्बल, कभी दुखी, कभी बहुत आह्लाद से भरे हुए। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे जीवन के विविध आयामी रंग हैं, वे रेणु के यहाँ स्थान पाते हैं। एक बात जो यहाँ मुझे कहनी थी कि जब रेणु उस समय इस तरह की बड़ी समस्याओं पर बात कर रहे हैं, जब रेणु गांव के मार्फत पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं और जब रेणु नई तरह की संवेदना लेकर आ रहे हैं, संवेदना का नयापन जब उनमें आ रहा है, तब भी मैं कहूँ कि नामवर सिंह रेणु पर नहीं लिखते हैं। या मैं इस तरह से कहूँ कि नई कहानी के पूरे दौर में रेणु का नाम उस तरह नहीं लिया जाता है, जिसे विश्वनाथ त्रिपाठी कहते हैं कि नई कहानी में जाहिर तौर पर रेणु का नाम नहीं लिया गया। यह क्या है कि आप एक प्रतिभा पर बात करने से बचते हैं, लेकिन इस तरह की जितनी भी बातें आई वे सब बहुत पीछे रह जाती हैं और रेणु अपने पाठकों के हृदय में अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। रेणु लोकप्रियता के उस शिखर पर पहुंचते हैं और दुनिया भर में रेणु पर काम किया जाता है। केवल भारत के ही नहीं, भारतीय भाषाओं के ही नहीं, दुनिया का ध्यान आकृष्ट करते हैं। तो एक तो ये बात है, लेकिन मैंने जो कहा कि किसी एक नए पाठ की ज़रूरत हमें आज जब हम इस समय में खड़े हैं तो किसी एक नए पाठ की ज़रूरत भी महसूस होती है। और मैंने जिस तरह से कहूँ कि रेणु की कहानियों से इसे पाया, एक पाठक के तौर पर पाया, और मैं कहूँ कि आज जो यह अवधारणा हमारे सामने है, ग्लोबल के बरक्स लोकल, ये अवधारणा 90 के बाद अपनी जगह बनाती हुई दिखाई पड़ती है। जब ग्लोबलाइजेशन का शिकंजा पूरी दुनिया को कसने लगता है, तब उससे टकराने के लिए, उसके सामने खड़े होने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए कोई सहारा अगर बचता है तो वह लोकल के पास बचता है। लोकल वह अवलंब है, वह जगह है जहाँ से आप मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं। और
मुझे ऐसा बार बार लगता है कि इस चीज़ को रेणु ने बहुत पहले पहचाना, या मैं यूं कहूँ, इस तरह से कहूँ कि रेणु के कथा साहित्य में, पूरी कथा साहित्य में बहुत भीतरी बुनावट की तरह यह चीज़ उपस्थित है। यह लोकल उपस्थित है, बहुत अपनी पूरी सबलता के साथ, अपने पूरे राग रंग के साथ उपस्थित है, जो आज हमारे बहुत काम का है। तो इस तरह एक जो ये चीज़ है जो ग्लोबलाइजेशन के सामने खड़े होने के लिए हम कहाँ से अपने लिए कोई बल लें, कोई ताकत लें, उसके लिए रेणु का साहित्य हमारे काम आता है, आ सकता है। और दूसरी जो एक खास इसकी ग्लोबलाइजेशन की जो एक खास प्रवृत्ति है, कि वह एक रूपता की बात करता है। एक रूपता विविधता को निगल कर बनती है, विविधता को समाप्त करके एक रूपता अपनी जगह लेती है। जबकि विविधता जो है, आप देखेंगे कि रेणु के पूरे कथा साहित्य में विविधता भरी हुई है, और हर जगह एक अलग शेड, एक अलग रंग, जीवन अपने विविध आयामी रंगों में उपस्थित है। और आप ये देखें कि जो विविधता है वह हमें लोकतंत्र की तरफ ले जाती है। वह दरअसल हमारे हिंदुस्तान की आत्मा है। वह दरअसल उसके भीतर हिंदुस्तान सन्निहित है, हिंदुस्तान बनता ही उसी से है। तो वह हमें कितनी सारी लोकतांत्रिक चीज़ों की तरफ ले जाती है, वह लोकतंत्र के साथ हमें जोड़ती है। लेकिन एक रूपता इसके बिल्कुल विपरीत जाती है, वह हमें फासिज्म की तरफ ले जाती है। वह सारी विविधता को समाप्त करने की बात करती है। विविधता, हमारे देश की विविधता जो है वो ऊपर से भले ही दिखती, पर उसके भीतर जो एक अंतर्निहित सूत्र है, जिसकी बात हम बहुत शुरू से ही करते रहे हैं, शुरू से ही इस पर बात की गई कि वह भीतर कहीं ना कहीं एक सूत्र में जुड़ी हुई है। तो यह जो उसकी खास एक विशेषता है कि वह विविधता किस तरह की, इसके बावजूद हम कभी उन्हें अलग नहीं मानकर चलते हैं। तो यह विविधता भी रेणु की एक बहुत बड़ी विशेषता है, जो आज हमारे लिए बहुत ही, मैं कहूँगी कि काम की है। और दूसरी जो बात है कि मतलब ये भी एक ज़रूरी बात है, क्योंकि रेणु हमें लोक के परिवेश से जोड़ते हैं, और जो नया समय हमारे सामने उपस्थित है वह लोक को स्वीकार ही नहीं करता। वह विकास का एक ऐसा स्वरूप हमारे सामने रखता है, एक ऐसा मॉडल हमारे सामने रखता है जो जहाँ लोक नहीं है, लोकगीत नहीं है, लोक नाद नहीं है, नाद वह ध्वनि नहीं है, वह संगीत नहीं है। तो आप सोचिए कि रेणु हमें वह दे रहे हैं जो जिसकी चिंता आज पूरी दुनिया में की जा रही है, जिस पर आज विचार किया जा रहा है। उत्तर मार्क्सवादी विचारकों ने बहुत अच्छी तरह हमें समझाने की कोशिश की है कि इस विकास ने हमसे क्या कुछ छीन लिया है, क्या कुछ कुचल दिया है, नष्ट कर दिया है, या नष्ट करने की तरफ हमें ले जा रहे हैं। प्रकृति, और आप देखें कि रेणु हमें प्रकृति किस रूप में देते हैं, बिल्कुल जुड़ी हुई, साथ चलती हुई, अलग से नहीं है रेणु के पास प्रकृति। परिवेश वह साथ चलता हुआ। अब कह रहे हैं, फ्रेडरिक जैमसन को अगर हम लें तो कहते हैं कि विकास ने प्रकृति पर वर्चस्व के लिए प्रकृति को कुचल दिया। आप सारे दोहन और शोषण के सारे जो रूप हैं, सारे जो तरीके हैं,
वह सारा आपके सामने, आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। आज जिसका नतीजा पर्यावरण के रूप में हमारे सामने है, इसके बावजूद जब मैं अस्थि फूल लिख रही थी तो ये चीज़ें मुझे बहुत बहुत मतलब हॉन्ट करती थी। बहुत पीड़ादायक स्थिति से गुजरना पड़ता था। इतने बड़े स्तर पर दोहन, क्या ज़रूरत है इसकी? इतना इतना शोषण प्रकृति का कितना चाहिए? इस लालच का कोई अंत नहीं है। और प्रकृति का यह दोहन, शोषण आज हमें उसने कहाँ लाकर खड़ा किया है? हम कोविड-19 से आज जूझ रहे हैं, लेकिन सबक मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया ने कोई सबक लिया है। पूरी दुनिया ने प्रकृति और पर्यावरण की कोई बात करनी शुरू भी कर दी है। तो यह मनुष्य का जो लालच है वह सब उसे कहाँ ले जा रहा है, और विकास का ये जो नया तरीका है वह उसे कहाँ ले जा रहा है। आप देखें कि एक यह तो हमसे छीना, दूसरी जो चीज छीनी वह थी ग्रामीण संस्कृति। कभी कभी कहा जाता था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, आज कहाँ है? यह छीना शहरीकरण के नाम पर, और ग्रामीण संस्कृति को कुचला, उसे नष्ट किया, और उसके साथ साथ हमारी जो आंतरिक लय थी उससे काट दिया। हमारी जो आंतरिक हमारा जो अंतर मन था उससे हमें अलग कर दिया। आप देखें कि जब हम इसके बरक्स जब हम रेणु का साहित्य देखते हैं तो हम वो बहुत सारी चीज़ों से बार बार टकराते हैं, बार बार उन चीज़ों को कहीं अपने निकट महसूस करते हैं, या उन स्मृतियों में जाना चाहते हैं, उन्हें अपने बहुत पास पाना चाहते हैं, उस इच्छा से भरते हैं। जो साहित्य का काम है, निश्चित रूप से हमें हमारे समय और समाज की पहचान कराना है, हमें अपने समय को समझने की एक दृष्टि देना है, मनुष्यता की पहचान कराना है, मनुष्यता की पहचान करने का शऊर विकसित करना है। तो ये शऊर हमें कैसे आए? और आप देखते हैं कि जब आप रेणु की कथा साहित्य से गुजरते हैं तो रेणु ये शऊर आपको देते हैं। रेणु बताते हैं कि कहाँ क्या छल प्रवंचना, धोखे और भ्रष्ट नियतें हैं, और कहाँ मनुष्यता की वह चमक है जो आपको बहुत बहुत भा गई है, जिसे आपने एकदम से पहचान लिया है और जिसे आप पकड़ लेना चाहते हैं। तो अभी भी हम रेणु से कनेक्ट करते हैं, अभी भी हम रेणु के साथ जुड़ते हैं और बहुत कुछ पाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आज रेणु हमारे कितने काम के हैं। और आप ये देखिए कि आप कनेक्ट करते हैं, जुड़ते हैं, उन क्षुद्रताओं को पहचानते हैं और साथ साथ मनुष्यता को पहचानने का शऊर पाते हैं, वो ढंग पाते हैं, और आप उतने ही निकट प्रकृति को भी पहचानते हैं, परिवेश को पहचानते हैं, जिसके लिए कभी नेमिचंद जैन ने कहा था कि रेणु की अपने परिवेश के प्रति अपूर्व आत्मीयता है। ये अपूर्व आत्मीयता जो है, उन्होंने हालांकि मैलाचल के संदर्भ में कहा, लेकिन ये उनके पूरे कथा साहित्य पर लागू होती है। हमें सर्वत्र दिखाई पड़ता है कि रेणु कहीं भी अलग से प्रकृति को नहीं देख रहे हैं, वे जुड़े हुए हैं, अलग है ही नहीं, उनका परिवेश उनसे अलग है ही नहीं। और जब उनसे अलग नहीं होता तो पाठ की रचना प्रक्रिया में भी अलग नहीं जाता है। तो जब हम उनकी कहानियों को देखते हैं तो देखते हैं कि ये कहानियाँ, जिन्हें बहुधा प्रेम की कहानियाँ कहा गया, वे बड़े जटिल संबंधों की कहानियाँ हैं।
बड़े लेयर्स उनके भीतर हैं। वे किसी 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 एक लेयर में बात नहीं करती, वो बहुत लेयर में बात करती हैं, बहुत परतें हैं उनकी। और हम पाते हैं कि अगर वहाँ प्रेम है तो वहाँ जाति की समस्या भी है, वहाँ समाज की अनेक जो आचार संहिताएं, अलिखित आचार संहिताएं हैं, उनकी भी समस्या है, वहाँ वर्ग की समस्या भी है, बहुत सारी समस्या। एक जटिल मानवीय संबंधों का कलाकार। तो ऐसे ऐसे संबंधों को, ऐसे पात्रों को लेकर रेणु हमारे सामने आते हैं। कुछ उनकी कहानियां अगर हम देखें, जैसे रसप्रिया, पंचलाइट या मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, तो इनमें एक जो पहली चीज़ दिखाई पड़ती है कि अलग अलग प्रेम के शेड्स हैं। हमारे हिंदी साहित्य में बहुत कम प्रेम के शेड्स आए हैं। इतने शेड्स रेणु के पास हैं। भारतीय भाषाओं में बहुत से शेड्स मिलते हैं, लेकिन जब हम रेणु को पढ़ते हैं तो हमें हिंदी में ये इतने सारे शेड्स देख करके बड़ा ही गर्व महसूस होता है कि एक कलाकार ने इतनी तरह से उन शेड्स को देखा है। तो मसलन एक भारतीय भाषा की कहानी में एक शेड सिर्फ इतना था, वहाँ से आप प्रेम को पकड़ते हैं कि आटे को भर भर के टिन में रखा गया है, डब्बे में, और उसके ऊपर उसकी अंगुलियों के निशान हैं, जिसे उसके चले जाने के बाद देख करके जो अनुभूति और जो दृश्य आता है। तो इतना छोटा सा संवेदना का एक क्षण, इतना बारीक रेणु उसे मतलब ये रेणु में नहीं आता, लेकिन रेणु में अलग तरह से आता है। तो देखते हैं हम कि अगर रसप्रिया है तो आप देखेंगे कि यह प्रेम का एक शेड तो लेकर आती है, लेकिन सिर्फ प्रेम नहीं है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वहाँ कलाकार का वह आत्मसंघर्ष आता है, वहाँ कलाकार के स्वाभिमान को किस तरह आहत करता है हमारा समाज। वहाँ लोक कला के खत्म होते जाने की चिंता, वह चिंता आती है। आप ये देखिए कि रसप्रिया बजाते हुए जो मृदंगिया है वह कलाकार है, लेकिन वह समाज के द्वारा कितना प्रताड़ित है। उसकी स्थिति एक 10 दुआरी भिखमंगे की स्थिति है। एक बड़ा ही अच्छी सी लाइन है जो बड़ी बड़ी मार्मिक लगती है। कहता है मृदंगिया, मृदंग बजाकर पदावली गाकर लोगों को रिझाकर पेट पालता हूँ। तुम ठीक कहते हो, भीख का ही अन्न है यह, भीख का ही फल है यह। अब ये देखिए कि एक लोक कलाकार का जो आत्म स्वाभिमान है वह कितना आहत होता है, वह इस स्थिति में पहुंचा दिया गया है। हम यहाँ ये नहीं भूल सकते कि मृदंगिया के चरित्र का एक रूप वह भी है जहाँ वह प्रेम में प्रवंचना देता है, धोखा देता है रंपतिया को। लेकिन लोक कलाकार का जो जीवन है, उसकी जो समस्या है, लोक कलाओं के समाप्त होते जाने की जो चिंता है, वह भी इस कहानी में एक बड़ा फलक रखती है। तो यहाँ जो दिखाई पड़ रहा है कि यह जो प्रवंचना है, इसके पीछे की स्थितियाँ क्या हैं। यह प्रवंचना सिर्फ इसलिए नहीं है कि प्रेम में उसे धोखा देना था और सिर्फ एक पितृसत्तात्मक सोच यहाँ बनी हुई थी, हावी थी, बल्कि जाति है। मृदंगिया अपनी जाति छिपाकर गुरु से सीख रहा है,
उनके घर में रह रहा है, उनकी बेटी से प्रेम कर रहा है, और अगर ये जाति खुल गई तो जाति प्रेम से बड़ी है। और ये देखिए, जो अलिखित आचार संहिताएं हैं, जो अदृश्य खाप पंचायतें हैं, वे भी उपस्थित हैं। अविश्वास का जो एक पूरा हमारे समाज के भीतर रचा गया, जानबूझकर रचा गया जो ढंग है, जो स्त्री पुरुष संबंध के बीच अविश्वास पैदा करता है, वह किस तरह आता है? यौन शुचिता। अविश्वास की बात मैं कर रही थी। आप ये देखें कि जब मोहना मिल जाता है मृदंगिया को, और उससे वह बहुत वो आत्मीयता, वो वात्सल्य भी उमड़ता है, बहुत कहीं कोई एक अनजाना सा लगाव उसे महसूस हो रहा है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है, भय भी है कि रमपतिया का सामना वह नहीं कर सकता, क्योंकि वह सच्चा नहीं है, उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर पर रमपतिया सबलता से खड़ी है। रमपतिया अपने संघर्ष में भी बहुत ऊंची हो गई है। लेकिन जैसे ही मृदंगिया को यह पता चलता है कि मोहना जो है वो रमपतिया का बेटा है, वैसे ही उसे क्या लगने लगता है कि इसका चेहरा क्या कमलपुर के बाबू नंद बाबू से मिलता है। वह आत्मीयता, वह लगाव, वह अपनापन जो उसे महसूस हो रहा था, इसके बावजूद यह जो अविश्वास है, यह कहां से रोपा गया है? यह समाज में क्यों है? एक स्वस्थ समाज क्यों नहीं है? तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि बहुत छोटे दृश्यों से बड़े सवाल पैदा करते हैं। अब पूरी जाति व्यवस्था, जातीय समस्या, क्योंकि जाति तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, और लोक कला की विलुप्त होती और उसके सामने खड़ी होती समस्याएं, परेशानियां, और प्रेम को जहां समाज में कोई जगह ही नहीं दी गई है, प्रेम के लिए कहीं स्थान ही नहीं है, ऐसे समाज में जहां प्रेम को कहीं रखा ही नहीं गया है, प्रेम करना जहां एक अपराध की, एक विद्रोह की श्रेणी में डाल दिया गया है, उस जगह प्रेम का यह जो रूप है, जो रमपतिया में आकर इतना उदात्त, इतना बड़ा, इतना ऊंचा, इतना बड़ा हो जाता, मृदंगिया में नहीं होता। ऐसा मुझे बार बार रेणु के कथा साहित्य को पढ़कर लगता है कि उन्होंने अपने स्त्री पात्रों को बहुत ही मन से रचा है, बड़े ही सबल दिखाई पड़ते हैं। रमपतिया का पूरा संघर्ष बीच बीच में बहुत कम पंक्तियों में आता है, और बहुत उसको ऊंचाई देता है, और बाद में तो उसे बहुत ऊंचा कर देते हैं। वो उदात्त की उस भूमि पर खड़ी हो जाती है। ऐसा लगता है कि रेणु ने निश्चित ही अपने आसपास सबल स्त्रियों को पहचाना है, क्योंकि वे हमेशा ऐसी स्त्रियों के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं जो समाज में अपनी जगह, जो संघर्ष कर रही हैं, दृढ़ हैं, बहुत विवेकवान हैं, बहुत समझदार हैं, और हार नहीं मानती हैं, परंतु समाज में उन्हें जगह नहीं मिल पाती है, या समाज में जगह पाने के लिए बेहद जद्दोजहद है उनके सामने। रेणु ने ऐसे स्त्री पात्र हम सबके आसपास हैं, हमारे समाज में हैं, पर प्रायः उन्हें पहचाना नहीं जाता, प्रायः नजरअंदाज किया जाता है। पर रेणु ने उन्हें पहचाना है, और केवल पहचाना ही नहीं है, उन्हें प्रतिष्ठा दी है। यह बड़ी बात है। तो यहां आकर के जिस तरह से हम
पाते हैं कि रमपतिया एक बड़ा चरित्र, सबल चरित्र बन जाती है। वैसे ही हम दूसरी कहानियों के चरित्र को भी देखते हैं। जैसे पंचलाइट की बात मैंने किया, पंचलाइट कहानी को आप देखें तो यह प्रेम का एक शेड तो यहाँ भी है, परंतु इसमें एक सामाजिक राजनीति दिखाई पड़ती है। यह राजनीति कैसी है? यहाँ या जो अदृश्य पंचायत थी वो यहाँ बहुत दृश्य सी है, लेकिन खाप पंचायत जो थी वो यहाँ थोड़ा सा दृश्य में उपस्थित है, क्योंकि उसने गोधन और मुनरी के प्रेम को उस पर जारी कर दिया है, अपना फतवा दंड दे दिया है। गोधन को जाति से निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो उसी गोधन को मना कर बुलाया जाता है और उसे सलीमा के गाना गाने की इजाजत भी दे दी जाती है। दूसरी बात, एक बहुत बारीक बात आती है कि जो पंच हैं वो ये कह रहे हैं कि गोधन ने उनका कभी ध्यान नहीं रखा है, उन्हें कभी कुछ खिलाया पिलाया नहीं है, कभी सेवा नहीं की है उनकी। क्या मतलब है भाई? यह क्या स्थिति है? यह क्या ढोल में पोल है? मतलब यह जो भ्रष्ट नियतें हैं वह रेणु के सामने कितनी प्रत्यक्ष हैं, कितनी साफ हैं, और रेणु कहीं चूकते नहीं हैं, कोई आदर्श नहीं है। इजाजत तब है जब आप हमारे काम के, उपयोगिता केवल इस्तेमाल करना। और यह सारी चीजें, यह जो है, यह कहानी भी, पंचलाइट कहानी भी देखने में ऐसा लगता है कि एक बड़ी मासूम सी कहानी है, जिसको प्राय पाठक पहले स्तर पर इसी तरह ग्रहण करता है, लेकिन यह भी अपने संबंधों में, यह भी अपने परिवेश में जटिल है। इसको भी खोलना पड़ता है। वह पंचायतों के अलग अलग रूप, वह उनके आपसी जो अहंकार है, वह जो समझौतेवादी प्रवृत्तियां हैं हमारे समाज के भीतर, ये सारी चीजें इस कहानी के भीतर बड़े चुपचाप आती चली गई हैं। यह रेणु की ऐसी खासियत है। एक जो तीसरी कहानी मैंने कहा, तीसरी कसम की बात, बहुत बातें तीसरी कसम पर हुई, बहुत तरह से उस पर बातें हुई हैं, लेकिन मुझे जो जहाँ से मैं इस कहानी को पकड़ती हूँ, प्रेम का एक शेड तो इसमें भी है, और एक ऐसी स्त्री को जिसे समाज स्थान नहीं देता, रेणु प्रतिष्ठित करते हैं, यहाँ भी प्रतिष्ठा देते हैं, लेकिन जहां से शुरू होती वो गंध, वो बाघ की गंध, वो स्मगलिंग का सारा तौर तरीका, वो व्यापार, और हीरामन का वह कुंठा रहित व्यक्तित्व, और जो जहां मैं आकर कहती हूं कि ये ऐसे सबल पात्र तो आते ही हैं, लेकिन यह हीरामन से, पलटदास से, ये जो हीराबाई के लिए एक शब्द ले आते हैं, सिया सुकुमारी। आप देखिए कि लोकमन को किस तरह, कितना ऊंचा, कितने बड़े स्तर पर ले जा करके, और कैसे हीराबाई को कैसे प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं, कैसे उसे वह ऊंचाई, वह आदर, वह सम्मान जो समाज उसे नहीं दे सकता, क्योंकि कहानी में ही उसे पतुरिया कहा जाता, और ये इन लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि प्रेम का जो एक रक्षा भाव है, और
पॉजेसिवनेस जो है वह भी है। लेकिन इस सब के बावजूद सिया सुकुमारी कह देना, और जैसे ही ये सिया सुकुमारी आपकी पकड़ में आता है ये शब्द, और आप कहाँ जाकर मैला आंचल के लक्ष्मी दासिन से कनेक्ट करते हैं कि रेणु ने लक्ष्मी दासिन के लिए क्या शब्द कहलवा दिया बालदेव जी से। भारत माता, खद्दर की सफ़ेद साड़ी पहनी है और उसे क्या प्रतिष्ठा दी रेणु ने। भारत माता बालदेव जी के मुंह से निकलता है और प्रणाम करते हैं। आप ये देखिए, ठीक है, हम आगे जाकर बालदेव जी को एक प्रतीक, एक हिंदुस्तान में जो मोहभंग की स्थिति घटित होती है उससे जोड़ते हैं, एक जो गांधीवाद खत्म होता है उससे जोड़ते हैं। गांधीवाद की हत्या बामन दास की हत्या में परिघटित होती है, लेकिन लक्ष्मी दासिन के लिए भारत माता का यह उच्चारण और हीराबाई के लिए सिया सुकुमारी का उच्चारण रेणु के मंतव्य को स्पष्ट करता है कि वे किसके साथ खड़े हैं। वे उनकी पक्षधरता को स्पष्ट करता है। और आप देखें कि जब इन पात्रों की बात हम कर रहे हैं लक्ष्मी दासिन की, तो बहुत सारे और पात्र जो मैला आंचल में आते हैं, स्त्री पात्र, जिन पर प्रायः बात नहीं की जाती है, स्त्रीवादी पाठ नहीं किया जाता है, और प्रायः इनकी जो विशेषताएं हैं उनको छोड़ दिया जाता है, या रेणु ने इन्हें रचते वक्त रेणु का जो उद्देश्य है उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन ये ऐसे पात्र हैं, जैसे एक पात्र है ममता मैला आंचल में, और ममता लगभग अनुपस्थित पात्र है, वो कहीं भी मुखर नहीं है, बिल्कुल आखिरी में आती है, लेकिन आप ममता से परिचित होते चलते हैं। डॉक्टर प्रशांत के साथ ममता का कोई संबंध निर्धारित नहीं किया गया है। बिना किसी संबंध के आत्मीयता का वह जो संबंध है, वह जो मानवीय संबंध है, इसीलिए मैंने जीवित मानवीय संबंधों के कथाकार कहा। तो यह जो मानवीय संबंध है, जिसे अभी भी हमारे समाज को पढ़ने में बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि एक खास फ्रेम बना दिया गया स्त्री पुरुष संबंधों को देखने का। कोई और लगाव, कोई और जुड़ाव, कोई और मदद या कोई और सहयोग जैसी बात हो ही नहीं सकती। इस सबसे अलग मुझे लगता है कि रेणु उस समय ही बहुत प्रगतिशील दिखाई पड़ते हैं, अपने विचारों में बहुत बहुत उदात्त भी दिखाई पड़ते हैं। तो यह ममता बिना किसी संबंध को परिभाषित किए हुए भी डॉक्टर प्रशांत की मदद कर रही है, लगातार मित्रता की एक बहुत उच्च भूमि पर है, और हम पाते हैं कि वह अंत में उपस्थित होती है, जेल से उनके साथ उन्हें लेकर के मेरीगंज आती है, और जिस तरह उनके परिवार को और जिस तरह उसके बीच में उसकी स्थिति सम्माननीय स्थिति है, इतना सम्मान प्राप्त करती है, यह रेणु की दृष्टि है, रेणु की आंख है कि वह यह देख पाती है। इसी तरह एक पात्र है मौसी, जो गणेश को पाल रही हैं, जो समाज के बहुत सारी मानसिक यातनाओं से गुजर रही हैं। उनको इस समाज में अकेले उनके बहुत से जो प्रियजन हैं वे उनका देहांत हो चुका है, और इसके बावजूद वे संघर्ष करते हुए पूरे जद्दोजहद के साथ और पूरी दृढ़ता के साथ वो लगी हुई हैं और जी रही हैं, पाल रही हैं बच्चे को। लेकिन यही समाज इससे देखा नहीं जाता, और जोत्की जी जो जिस तरह की भविष्यवाणी करते हैं और जिस तरह से उन्हें अंततः यह समाज उन्हें मृत्युदंड देता है।
और यह बड़ी मतलब ये हादसे की बात है कि उदात्तता की हर भूमि को आप नष्ट करने पर तुले हुए हैं। जहाँ कहीं अच्छा है, सौंदर्य है, आस्था है, विश्वास है, उन सारी जगहों पर आप प्रहार कर रहे हैं। यह पाठक को बहुत झंझोड़ता है, यह हमें बहुत विचलित करता है कि रेणु उन स्थानों का पता हमें देते हैं, रेणु उन जगहों को चिन्हित करते हैं। और इसी मतलब एक जो पात्र है मंगला है, लेकिन एक जो पात्र है जिस पर जो जो डॉक्टर प्रशांत के शैडो में उसे डाल दिया जाता है, पर वो शैडो में है नहीं, वह है कमली। वह बिल्कुल अलग उभर कर आती। डॉक्टर प्रशांत तो कहीं भी मुखर नहीं होते, लेकिन कमली अपनी मुखरता में है। वह एकदम लोक संगीत की तरह आती है, अपने सौंदर्य को बिखराती हुई, चंचलता के साथ, अपनी बीमारी से जूझती हुई, और एक बहुत प्रसन्न वातावरण तैयार करती हुई। और वो हर जगह साथ है, बड़ी निडर, इतनी साहसी स्त्री उस समय बिन ब्याही माँ बन करके उसने अपने साहस को किस तरह प्रदर्शित किया है। रेणु ने इसे किस तरह पहचाना, किस तरह रेणु ने इसे जगह दी है, इसे प्रतिष्ठा दी है। रेणु कहीं नहीं कहते कि इसने अपराध कर दिया, खुद वो कहीं नहीं कहती। तो यह जो कमली का चरित्र है, वह भी अपना पाठ चाहता है, उसका भी एक पाठ बनना चाहिए। दूसरी जो चूंकि अब मैला आंचल पर बात हो रही है, तो कुछ बातें जो मैला आंचल को लेकर के मतलब उठी, मैला आंचल के प्रकाशन से लेकर के और उस पर उठे वाद विवाद जो हुए, वो सब भी एक कहानी की भांति हैं। लेकिन ये सारे विवाद पीछे रह गए और मैला आंचल बहुत आगे निकल गया। यह बात आई जब नलिन विलोचन शर्मा ने यह लिखा कि रेणु प्रेमचंद की परंपरा में एक स्थापित करने की वहाँ कोशिश हुई, और फिर दूसरी कोशिश ये हुई कि नहीं है, या यहाँ है, यहाँ नहीं। पर यह परंपरा की समस्या, यह भी कहा गया कि रामविलास शर्मा के लेख से मैला आंचल को बहुत नुकसान हुआ। पर यह जो नुकसान कहा जाता है, दरअसल यह बहुत थोड़े समय का होता है, क्षणिक होता है। कुछ देर के लिए लगता है कि इस कृति के लिए ऐसी बात कह दी गई, अब यह पीछे चली जाएगी, पर ऐसा होता नहीं। बड़ी कृतियां किसी के ढकेलने से पीछे नहीं जाती, उपेक्षा से पीछे नहीं जाती, वे अपनी जगह ले लेती हैं, देर सवेर वे पहुंच जाती हैं, वे अपने पाठकों के साथ संवाद करती हैं। आलोचना का काम ही है कि वह कृति के किसी भी कृति के, किसी भी रचना के लेयर्स को खोले, बिटवीन द लाइंस को बताए, समझाए, जिससे पाठक के लिए आसानी हो। लेकिन कई बार आलोचना यह काम नहीं कर पाती और कई बार पिछड़ जाती है, कई बार वह देख नहीं पाती। आज तो उसके पास उस तरह के औजार ही नहीं है, हथियार शब्द गलत है, औजार नहीं है, टूल्स नहीं हैं कि वह रचना को समझ सके, खोल सके। तो इससे कृति का कोई ऐसा नुकसान नहीं होता, कुछ नहीं होता। पाठक जो है वह बहुत समझदार होता है, वह अपना पाठ, अपने काम का पाठ ले लेता है। वह किसी भी कृति के साथ उसके लेयर्स को भी पकड़ लेता है, वह उसके भीतरी लय को पहचान लेता है। पाठक को हम कम नहीं समझ सकते। ऐसा बहुत बार मेरे खुद के अनुभव में रहा है कि पाठकों ने उन बातों को पकड़ लिया जो बहुत गहरी थी, और मुझे लगता था कि ग्रामीण समाज के पाठक शायद इसको कम समझ पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम उन्हें कम नहीं समझ सकते, इसलिए पाठ को भी एक रचनात्मक प्रक्रिया माना गया है। तो यह जो पूरा वाद विवाद चला, उसमें मुझे यह कहना है कि
परंपरा का जो यह तरीका है किसी भी बड़ी कृति को किसी पूर्व बड़ी कृति की परंपरा में स्थापित करने का प्रयास, यह मैं इससे सहमत नहीं हूँ। रेणु भी इससे सहमत नहीं थे, क्योंकि हर बड़ी कृति अपने आप में अलग और विशिष्ट होती है। तो रेणु भी इससे सहमत नहीं थे। रेणु ने स्वयं ही अपने एक साक्षात्कार में ये बात कही है, और बहुत ये जो है मुझे लगता है कि ये मैं आपको ये 2 लाइन जरूर सुना दूं। हाँ, परंपरा की यह बात बहुत लोग लिख देते हैं, अमुक अमुक की परंपरा में सद्भाव से लिखा जाने पर भी यह अनुचित है। एक बड़ा सा नाम लेकर हम लेखक की उपलब्धि को झुठला देते हैं। फिर भी यदि परंपरा से इतना ज़्यादा आग्रह हो तो हमें हिंदी से बाहर की संभावनाओं पर भी विचार करना चाहिए। हिंदी से बाहर की संभावनाओं पर विचार करने का मतलब है कि आप वहाँ तक जाएं। अगर आप प्रेमचंद की परंपरा की बात करते हैं तो यह देखें कि प्रेमचंद से पूर्व भारतीय भाषाओं में क्या लिखा जा रहा था। और तब मुझे फकीर मोहन सेनापति की याद आती है, जो उड़िया के कथा सम्राट कहे जाते हैं, महान कथा शिल्पी। उन्होंने रेणु से माफ करिए प्रेमचंद से लगभग 36-37 साल पहले छमाड़ 8 गुंठ नाम का उपन्यास लिखा था, जो बहुत बहुत प्रसिद्ध हुआ था, जिस पर बाद में फिल्म भी बनी। यह उपन्यास किसानों की समस्याओं पर, उनके समूचे जीवन पर केंद्रित था। उन शोषण की वो बारीक जो परिस्थितियां थीं, वे सारी इस उपन्यास में आती हैं। परंतु आप देखेंगे कि जब भारतीय भाषाओं की बात होती है तो नामवर सिंह फकीर मोहन सेनापति के इस उपन्यास को प्रेमचंद के उपन्यासों के पूर्वाभास के रूप में देखते हैं, परंपरा के रूप में नहीं। और अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो यह बात मैंने पहले भी कहा कि अगर आप थोड़ा और पीछे जाएं तो इस परंपरा के सूत्र और भी आपको पीछे मिलेंगे। फ्रांस की राज्य क्रांति और उससे जो परिवेश तैयार हुआ, उसमें जो साहित्य लिखा जा रहा था उस समय, उस दौरान, और आप वहाँ देखेंगे कि बाल्जाक आते हैं, सन ऑफ सॉइल, एक इतनी बड़ी कृति, इतनी प्रसिद्धि मिलती है उसे। वह किसान जीवन पर लिखा जाने वाला, हम उसे इस परंपरा में पहला उपन्यास या वहाँ से इसकी शुरुआत मानेंगे। तो अगर आप परंपरा की बात करते हैं तो ये निश्चित करना पड़ेगा कि आप इसे कहाँ से देख रहे हैं, किस जगह खड़े होकर यह बात की जा रही है। जाहिर सी बात है कि इन सारी स्थितियों के बीच बहुत सारी जो साहित्य के भीतर की दुरभिसंधियां हैं, वे निश्चित ही हमेशा हर समय बनी रही हैं। आज भी ऐसा नहीं कि वो कम हुई हैं, बल्कि वे अभी भी हैं और अभी भी वे अपने काम इसी तरह कर रही हैं। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेखक को। बड़ा लेखक अंततः बड़ा होता है और अंततः वो अपनी जगह पा लेता है। तो जो ये बात थी कि एक कृति को उसकी परंपरा में ना देख करके उसका स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाना चाहिए, उसे स्वतंत्र रूप से देखा जाना चाहिए। पूर्व कृतियाँ जैसे मैं कहूँ कि गोदान एक बड़ी कृति है और प्रेमचंद को मैं हिंदी का महान कथाकार कहूँगी, लेकिन पूर्व कृतियाँ जो हैं वे हमारी दृष्टि का विस्तार करती हैं, हमारी समझ बनाने में हमारी मदद करती हैं, हमारे परिवेश को विस्तृत करती जाती हैं। निश्चित रूप से यह उनका योगदान होता है, परंतु आगे की कृतियाँ वैसी ही या उसी की अगली कड़ी होंगी, यह जरूरी नहीं है, बल्कि प्रायः यह नहीं होता।
सिर्फ इतना होता है कि हम पिछले को भी जान रहे होते हैं और आगे अपने नए समय को भी जानने की तरफ जाते हैं। तो यह पिछला समय निश्चित ऐड करता है, पर वह किसी कृति के मूल्यांकन का आधार नहीं बन सकता। तो मैं भी इससे सहमत नहीं हो पाती हूँ। दूसरी बात जो है कि रेणु जो हैं वह चूँकि एक ऐसे कथा शिल्पी हैं जहाँ उनका पूरा समाज, पूरा परिवेश, लोक और भाषा भी एक जीवंत भाषा, नाद, स्वर, सौंदर्य और संघर्ष से भरी हुई, ये सारी चीजें एक साथ कैसे आती हैं रेणु में, अद्भुत है। वहाँ नाद तो अब कविता से भी गायब हो गया है लगभग। अब नाद नहीं आता। निराला के पास नाद था। तो यह जो संगीत का सौंदर्य है रेणु की भाषा में वह भी है। तो ये सारी चीज़ें एक समूचे मनुष्य को लेकर आना, एक समूचे परिवेश को लेकर आना, एक समूचे संपूर्ण लोक को लेकर आना, या मैं कहूँ कि एक समूचे हिंदुस्तान की बात करना, एक बड़ा विजन। आप देखें कि जब वामन दास की लाश उनकी हत्या के बाद फेंकी जाती है तो वह गिरती कहाँ जाकर है? वह गिरती है दो देशों की सीमाओं के बीच। और यहां रेणु क्या कह जाते हैं, कितना बड़ा विजन, इतना बड़ा दायरा ले लेते हैं। तो एक लेखक वह अपनी कृति, अपनी रचनात्मकता में कितना बड़ा हो सकता है, वह कहाँ तक देख सकता है, उसका विजन कितना बड़ा है, यह हम रेणु में देखते हैं, पाते हैं। और मुझे रॉल्फ फॉक्स की ये बात हमेशा ही याद आती है कि उपन्यास में जीवन पर लेखक की राय नहीं चाहिए, जीवन चाहिए। और रेणु के यहाँ जीवन आता है और भरपूर आता है। वह अपनी सारी जटिलताओं के साथ आता है, वह अपने सारे लेयर्स के साथ आता है। और एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि रेणु एक ऐसे कथा शिल्पी हैं जो गांव की मिट्टी से हिंदुस्तान की तस्वीर बना देते हैं। गांव की थोड़ी सी मिट्टी लेकर हिंदुस्तान की बड़ी सी तस्वीर, बड़ी सी मूर्ति बना देते हैं। तो धन्यवाद साथियों। मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ रेणु की कथा साहित्य पर कुछ बातें आपसे साझा कर पाई। धन्यवाद।